हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है ही कि बीपीएससी 70वां का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब आए हुए हैं। और ये भी पता होगा कि जो भी क्वेश्चंस अब आएंगे वो सभी सेट का अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, और सबका लेवल, सबका क्वेश्चंस का लेवल जो होंगे वो अलग अलग टाइप से होंगे। तो उसी सिलेबस के आधार पे जो नए वाले पैटर्न है उसके हिसाब से अपने तैयारियों को जारी रखें। और आपकी तैयारियों को और मज़ेदार करने के लिए हम लेकर आए हुए हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हर स्टेट का, पीसीएस लेवल का, तो उन सब से क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का रहेगा मौर्य साम्राज्य। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस प्री में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ए है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो सेकेंड नंबर का हमारा है, दूसरा स्टेटमेंट है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसमें कुट में दिया हुआ है कि दोनों ए और बी दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है और बी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा, तो यानी कि दोनों जो है वो गलत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे जो मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 100 क्वेश्चंस में कराऊँ, और इसलिए मैं जो आंसर होगा मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो वो है हमारे गौतम। नेक्स्ट है हमारा, अशोक का रुक्मिणीदेही स्तंभ संबंधित है, तो वो संबंधित है बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वो मिलता है अशोक से। नेक्स्ट है, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह है रुक्मिणीदेही। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की, तो वो है हमारा लुम्बिनी स्तंभ लेख में। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख है, तो वो हमारा उल्लेख है, वो है हमारा लुम्बिनी का स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर ए जो है सही यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की है, तो वो की है 20वें वर्ष में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1836 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सम्राट अशोक के राजा देशु का सबसे पहले भी कुटन यानी कि डिसाइफर किसने किया था, तो वो भी किए थे जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी, तो वो है जेम्स प्रिंसेप। आईएएस प्री में फर्स्ट पेपर में भी पूछा है फ्रेंड्स। इसमें देखिए, ये आईएएस पेपर प्री में ऑप्शनल जो हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो भी है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण क्या है। पहला रीजन दिया हुआ है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। दोनों है, इसका कोड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों का दोनों जो है वो सही है, यानी कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। दूसरा जो दिया हुआ स्टेटमेंट, रीज़न जो उसका रीज़न दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसीलिए अशोक ने मौर्य साम्राज्य को, कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी कि अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग में बहुत ही बेजोड़ युद्ध किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18 नंबर, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। रीज़न ये दिया हुआ है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर
जो ए सी है वो सही है, यानी कि ए सही है, किंतु रीज़न जो दिया हुआ है वो रीज़न है गलत है, यानी ए स्टेटमेंट सही है, रीज़न जो उसका दिया है वो रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में, तो मिलान करने वाले में समाहर्ता के जो है वो है टू संग्राहक, सन्निधाता के है कोषाध्यक्ष, नागरिक जो होते हैं नगर मजिस्ट्रेट, और अजपाटलिका जो है केंद्रीय लेखाधिकारी कूट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है देवानंद प्रिय की उपाधि धारण किसने किसने की थी। तो फ्रेंड्स अभी 12th के NCERT बुक में देखिएगा तो उसमें अशोक दिए हैं, लेकिन एक और आपको पता कर लीजिएगा कि वो है दशरथ, यानी कि देवान प्रिय की उपाधि जो है जिनको जिनको मिलती वो है अशोक और दशरथ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था। तो वो सबसे पहले है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गया गए थे। उसके बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, कपिलवस्तु फिर गए थे, और सारनाथ, और लास्ट थे वो श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, यानी कि धर्मस्थलीय और रज्जुक, 2 एंड 4, धर्मस्थली और कंठशोधन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो वह हमारे बी यानी कि 2 और 3 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो वो वस्तु है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नेक्स्ट है हमारे निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो जो थे वो है 2 और 4, यानी कि अशोक और दशरथ। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है हमारे विशाखा दत्त। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज्य सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। तो वो है मुद्रा राक्षस में। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है। तो वो निर्दिष्ट करता है शिव को। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। तो वो है मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था, इस समिति में कितने सदस्य थे। तो वो सदस्य थे 30, टोटल 30। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी वो है कुल 30। निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें। तो इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के शासन प्रशासन का नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। वो है मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो वो है मेगास्थनीज में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया। तो उसने विभाजित किया था 7 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे प्रसिद्ध, देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर लेता है क्वेश्चन बनाता जो है फ्रेंड्स, वो एग्जाम में पूछ दिया रहता है लेकिन उसी क्वेश्चन को एकदम घुमा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका का मूल लेखक कौन है। तो वो है हमारे मेगास्थनीज।
निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि भारत में दास्तां नहीं थी? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज की इंडिका बुक में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है, अभी हम लोग जाने हैं, इंडिका। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं लोग। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशिष्ट तौर पर उल्लिखित है। तो अभी हमने जाना कि वो है मेगास्थनीज की बुक में। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, वो है हमारा दूसरा और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज के इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? तो वो है प्लिनी ने। मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कुष्ठगारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित से ज्ञात हुआ है। तो वो ज्ञात हुआ है सोहगौरा पट अभिलेख से। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोहगौरा ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है, दिया गया मानचित्र संबंधित है, यानी कि ये तो फिगर शायद देगा। फिर भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद सागर, ये जो अरब सागर देखते हैं, बंगाल की खाड़ी जो है मानचित्र में, और हिंद महासागर, ये किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है अशोक से, उसके शासनकाल के ये अंतिम समय। नेक्स्ट है, हमारे निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जाता है? तो वो भी है सोहगौरा ताम्रपत्र में। अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है, तो उसमें जो है उसके स्तंभ लेख में जिसका क्या है, पहले सिंह है, अश्व दिखने को मिलता है, हाथी है और बैल, यानी कि शेर, हाथी, अश्व, घोड़ा, हाथी और बैल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो वो है भाब्रू लेख में। नेक्स्ट है हमारा, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? तो वो थे ब्राह्मी, अरामाइक और खरोष्टी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अशोक का नाम मिलता है, तो अशोक का जो नाम है वो मिलता है मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो भी है मास्की में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो वह 13वां शिलालेख से, अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा, ये देखिए क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा किसमें, मास्की लघु शिलालेख से। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो वह है लौरिया नंदनगढ़ का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो वो है गुर्जरा में, गुजर्रा में। नेक्स्ट है हमारा, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, वो है अनुराधापुर। यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किया हुआ है? तो वह है रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। 66 नंबर क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वो कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? तो वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और दोनों अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का किया गया है वो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन 69 की ओर बढ़ते हैं। ओहो, चलिए आगे चलते हैं, सॉरी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो वो भी हमने पढ़ा कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में।
निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? तो भी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नंदू का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो वो प्रमाण है हमारा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी कि संतान है? वह पृथक कलिंग शिलालेख में। निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन से है? तो भी है खारवेल का गुफा अभिलेख। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया? तो अभी हमने पढ़ा खरोष्टी एवं अरामाई और उसके बाद ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 76 मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जाता है? तो है जौनगढ़ से। किस अभिलेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है? तो वह सातवें शिलालेख में। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही जाता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख से। नेक्स्ट है हमारा अशोक स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर एक केवल ब्राही में। अशोक का द्वादश शिलालेख का क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेख की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो वो लिपि है 4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सारनाथ है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो वो है अशोक ने। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो वह शिलालेख 12। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम मिलता है? तभी अशोक का नाम हमने कहाँ पढ़ा है? बताइए आप लोग, बता दीजिए आप लोग आंसर। अशोक का नेतुर अभिलेख में दिया हुआ है ऑप्शन। ये मतलब MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो वो अशोक ने किए थे। अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ये तीनों, यानी उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में, उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में और उसके धार्मिक विचार के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान जहाँ अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख किया हुआ है? तो वह है गुजर्रा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वह है पाली। अशोक के शासनकाल में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो घटनाओं की सूचना देते थे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो है भाब्रू स्तंभ में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो वो जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो वो किए हैं शिलालेख 12 में। निम्न में से 94 नंबर, निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो वो है ऑप्शन नंबर ए शिलालेख 1 में। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया है? तो वो ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में। अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में थे, तो वो भाषा थे अरामाइक एवं ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं? तो है शाहबाज गढ़ी। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो वह तीसरा लघु स्तंभ को। सार्थवाह किसे कहते थे? तो वह व्यापारियों के काफिले को। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वो है समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स 100 में से कुछ क्वेश्चन ऊपर में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुए होंगे,
तो चलिए अब अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।